चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड गणित क्लास 9 अध्याय 1.2 अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या के दोनों का योग से हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से हुआ है। पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इक्वल टू परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। यहाँ पर वास्तविक जो संख्या दिखाई दे रहा है आपको, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग से बना हुआ है। तो जितने भी परिमेय संख्या होंगे वो वास्तविक संख्या होंगी और जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वो भी वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोले प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। अगर प्रत्येक परिमेय संख्या अगर बोला रहता तो वो भी क्या होती? वास्तविक संख्या होती। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 1 का 2 में संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या का किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। चलिए हम आते हैं संख्या रेखा को दर्शाते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा लिया, यहाँ पर संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक भी ऋणात्मक पूर्णांक भी लेते हैं। -1 -2 -3 -4। अगर इसमें से हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं ऋणात्मक संख्या का, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या हो सकता है? तो ये असंभव वाली बात होगी, ये नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। हम इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसका वर्गमूल नहीं होता। अब आते हैं प्रश्नावली 1 का 3। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का योग होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती
है, क्योंकि कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्या के योग से हुआ है। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यहाँ प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से होता है। इसलिए वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है और ना ही अपरिमेय संख्या हो सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो अपरिमेय और परिमेय, अगर उनका वर्गमूल निकाला जाए तो वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होंगे। तो हम निकाल कर फिर देख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। नहीं, हम लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में। हम एक एग्जाम्पल में एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या 9 को लेते हैं, वर्गमूल 9 को हम इसका तोड़ते हैं। 3 गुना 3 आगे आएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है √9 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमें दर्शाना भी था कि कोई एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने एक ऐसी संख्या ले लिया है जिसका वर्गमूल कितना आ रहा है, परिमेय संख्या। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन 3 में है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा लिया। क्या लिया? एक संख्या रेखा। असंख्या रेखा पर मैंने 0 से ऋणात्मक पूर्णांक भी ले लिया और 0 से धनात्मक भी पूर्णांक ले लिया। चलिए देखते हैं। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको क्या लेना है, संख्या रेखा लेना है, उस पर आपको नंबर दर्शा देना है। चलिए अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि सबसे √5 को दर्शाना है। तो सबसे पहले 0 से 2 तक आप एक रेखा ले लीजिए, 0 से 2 तक। ऐसे 0 को हमने यहाँ लिख लेना है, 0 को मान लेंगे C और इसे मान लेंगे B। चलिए ठीक है, मैंने एक मान लिया। चलिए यहाँ से अब क्या करना है कि यहाँ से एक रेखा खींचना है, लंब रेखा खींच लिया। जो इसे हम इस रेखा का नाम देते हैं M, BM।
यहाँ से आपको बी से बीच में आपको एक मात्रक लेना है। यहाँ से 2 मात्रक, यहाँ से आपको 1 मात्रक इनसे नाप लेना है। यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से नाप लेना है, यहाँ तक आएगा। ये यहाँ तक 1 मात्रक, 1 सेंटीमीटर लेना है। चलिए 1 सेंटीमीटर लेने के बाद इसे हम नाम रख देते हैं ए। और उसके बाद जो ये सी, इसका क्या है सी, 0 को क्या मान लिया मैंने सी मान लिए। अब क्या करेंगे, ए और सी को मिला देना है। मिलाने के बाद उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसे सिद्ध करेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जब कोई त्रिभुज में सबसे जो लंबी रेखा होता है, सबसे लंबी जो भुजा होता है, वो होता है कर्ण। क्या होता है कर्ण। और नीचे वाले को हम ये आधार बोला गया है, और इसके सामने वाला जो 90 डिग्री कोण होता है उसे लंब क्या बोला गया है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय में है कि AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार मेरा क्या है CB का स्क्वायर प्लस और लंब का स्क्वायर, तो A और B का स्क्वायर। हम इसी के माध्यम से ये सिद्ध करेंगे। √5 जो है उस रेखा पर कहाँ पर निरूपित होता है, चलिए देखते हैं। तो AC मेरा क्या है, AC का स्क्वायर है प्लस CB जो है, CB कितना हम लिए थे, CB आधार, तो आधार मैंने कितना लिया था, 2 लिया था। आधार क्या लिया था, 1 मात्रक 2 मात्रक। चलिए 2 का स्क्वायर प्लस AB जो तुम्हारा हम लिए थे वो है 1 मात्रक, मतलब 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखते हैं AC है, AC ठीक है। स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं तो वो रूट अंडर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC बराबर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो AC बराबर √5। हमारा जो कर्ण आया क्या आया, AC बराबर क्या आया, √5। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ A से एक चाप लेंगे, एक चाप लेना है। लेने के बाद हम ये क्या करेंगे, यहाँ से लेने के बाद जितना आएगा यहाँ से हम घुमा देंगे। घुमाने के बाद जहाँ पर ये रेखा कटेगा, वो रेखा जहाँ पर ये पॉइंट आएगा उसे हम नाम देंगे √5 का। अब समझ में आ चुका है, चलिए क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेखा लेना पड़ेगा। और रेखा पर हमें रेखा संख्या दर्शाना होगा, 1 2, यहाँ 0, ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या में भी ले लेते हैं, -1 -2। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 0 से O तक एक मात्रक, एक यहाँ तक एक, मतलब 0 से 1 ही तक लेना है। हम यहाँ से लेने के बाद यहाँ से एक समकोण, मतलब समकोण की रचना करेंगे, समकोण 90 डिग्री का। और वहाँ से हमें P1 काटेंगे एक मात्रक, कितना मात्रक, एक मात्रक, P1 काटेंगे एक मात्रक। और ये P1 को हमें क्या करना है, हमें O से मिला देना है। मिलाने के बाद ये एक मात्रक, ये भी एक मात्रक। अब जो यहाँ पर बनकर आएगा ये √2 आएगा। इसके बाद क्या करना है, इस पॉइंट से फिर हमें ये जो O और P है, यहाँ से फिर समकोण का एक समकोण लेंगे और यहाँ से P2 काटेंगे एक मात्रक। मतलब सभी जगह हमें 1 सेंटीमीटर ही लेना है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ जो आएगा ये पॉइंट, फिर यहाँ से क्या करेंगे, O2 मिला देंगे। चलिए आ रहा है समझ में। फिर क्या करेंगे, OP2 पर एक हम फिर यहाँ समकोण 90 डिग्री का एक रेखा खींचेंगे, जो कि ऐसा मिलेगा यहाँ पर। ये P3 होगा, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, मतलब एक मात्रक ही लेंगे। और यहाँ मिलने के बाद हम फिर यहाँ से ये मिला देंगे, ये हमारा होगा √4। इसी तरह फिर करेंगे, इस रेखा पर लेंगे, यहाँ से समकोण 1 सेंटीमीटर, मतलब कि P4,
यहाँ लेने के बाद फिर इसे मिला देंगे। ये हो गया मेरा √5। इसी तरह हम घुमाते ही जाएंगे। चलिए देखते हैं। फिर यहाँ से O और P4 पर फिर समकोण लेते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर का। यहाँ लेने के बाद P5 इसे नाम रख सकते हैं हम। यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, वो ये मिला सकते हैं। मिलाने के बाद ये जो मेरा आएगा √6 आएगा। इसी तरह आप बना सकते हैं, सर्पिल की रचना कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।